हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन चैनल माई सेल्फ साहिल। आज हम अपना लास्ट टॉपिक जो है उसको कंटिन्यू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट किया हुआ था, उसमें हमने इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस शुरू किया था। तो देखो उसमें जो सबसे पहला टॉपिक है, हम टॉपिक पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। अब देखो इसमें फर्दर टॉपिक पढ़ते हुए एक आपने ओम्स लॉ पढ़ा होगा फिजिक्स में, आप 9th क्लास से ही शुरू हो जाते हो। तो ओम्स लॉ में आपने ये पढ़ा होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस V is directly proportional to I, that is current flowing। भाई किसी भी दो चार्ज के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करता है कि कितना करंट फ्लो कर रहा है, या कितना करंट फ्लो करेगा वो डिपेंड करता है कि आप कितना पोटेंशियल जो है वो अप्लाई कर रहे हो। और प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम कांस्टेंट यूज करते हैं R, तो V इज इक्वल टू IR। ये ओम्स लॉ है। अब देखो इस केस के अंदर R जो है ये है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? देखो रेजिस्टेंस जो है ये मटेरियल डिपेंडेंट है। रेजिस्टेंस क्या होता है? टेंडेंसी ऑफ एनी मटेरियल टू अपोज फ्लो ऑफ करंट। किसी भी मटेरियल की वो टेंडेंसी कि वो करंट के फ्लो को अपोज करे, उसको हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि रेजिस्टेंस क्या है? इट इज अपोज टू करंट ऑफर्ड बाय एनी मटेरियल। कोई भी मटेरियल जो अपोज करता है करंट के फ्लो को, वो जो अपोजिशन वो देता है उसको हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। ठीक है। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये है कि जो रेजिस्टेंस है ये पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता। आप ऐसे नहीं कह सकते कि पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो रेजिस्टेंस है वो पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर कितना आप अप्लाई कर रहे हो उस पर डिपेंड नहीं करेगा। इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द applied potential। resistance of material will does not depend upon the applied potential। अब इसके बाद जो रेजिस्टेंस है, देखो इसकी जो यूनिट होती है, रेजिस्टेंस की यूनिट होगी ओम। ऐसे लिखते हैं ओम, या ये सिंबल बनेगा। तो जो रेजिस्टेंस है उसकी यूनिट क्या होगी? ओम। ठीक है। तो भाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस पढ़ते हुए, देखो कंडक्टेंस पढ़ते हुए हमें करंट और पोटेंशियल डिफरेंस की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए हमने ओम्स लॉ को स्टडी की है। अब देखो इसके बाद आपने ये टर्म पहले फिजिक्स में भी पढ़ी हुई है सारी। एक टर्म और आती है भाई, कंडक्टेंस। देखो कंडक्टेंस को या तो G से या C से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है भाई, कंडक्टेंस को हम या तो G से रिप्रेजेंट करेंगे या C से। और कंडक्टेंस जो है वो रेसिप्रोकल होता है किसका? रेजिस्टेंस का। तो अगर किसी भी मटेरियल की रेजिस्टेंस R है तो उसकी कंडक्टेंस C या G, जो मर्जी लिख लो। तो वो आप कंडक्टेंस कैसे फाइंड करोगे फिर? G इज इक्वल टू 1/R। अब देखो इस केस के अंदर अगर मुझे G की यूनिट्स बनानी हो, तो देखो 1/R तो मतलब 1/ओम, तो क्या आ जाएगा? ओम इनवर्स। ठीक है। तो जो कंडक्टेंस है
इसकी जो यूनिट्स हैं या तो ऐसे लिखेंगे ओम इनवर्स, या इसको मोह भी लिखते हैं, ओम इनवर्स या मोह, इसको ऐसे बनाएंगे ओम इनवर्स, ठीक है। या एक यूनिट होती है साइमन, साइमन, इसको लिखते हैं एस। तो जो कंडक्टेंस है इसकी ये 3 यूनिट बना सकते हो, ओम इनवर्स या मो या साइमन इनवर्स। तो रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस ये पॉइंट है। अब देखो इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि रेजिस्टेंस जो है वो किस पे डिपेंड करती है। अगर कोई भी मटेरियल है, किसी भी मटेरियल की रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसकी लेंथ के। resistance R is directly proportional to L, that is length of material। जैसे मान लो कि ये कोई वायर है, तो इसकी ये जो लेंथ L है, जो रेजिस्टेंस है वो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ मटेरियल। जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। मान लो कि ये वायर है, तो ये जो एरिया आ रहा है, ये साइड वाले पोर्शन का जो एरिया होगा इसको हम कहते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप कैसे फाइंड करोगे, वो डिपेंड करता है कि एज क्या बन रही है, आखिरी का जो टर्मिनल है वो कैसा है। अगर ये सर्कुलर है तो सर्कल का एरिया फाइंड करोगे, ठीक है। अगर ये रिएक्टेंगल होगा तो रिएक्टेंगुलर एरिया फाइंड करोगे। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ मटेरियल टर्मिनल। इसके बाद अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूं तो क्या आ जाएगा, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है किसके, एल बाय ए के। अब मुझे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना है तो मैं एक सिंबल यूज कर रहा हूं रो एल बाय ए, ठीक है। ये हमारे पास जो सिंबल है इसको हम कहते हैं रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब देखो इस टर्म का मतलब क्या होता है। अगर मैं लेंथ को 1 सेंटीमीटर ले लूं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लूं, तो इस टाइम पे लेंथ और एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस टाइम पे आर किसके बराबर आ रहा है, आर इक्वल आ रहा होगा किसके, रो के। तो भाई जो रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है इसका मतलब क्या है कि किसी भी मटेरियल के 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम की जो रेजिस्टेंस होती है उसको आप क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ एनी मटेरियल is called as specific resistance। भाई 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम जो रेजिस्टेंस अप्लाई कर रहा है उस रेजिस्टेंस को आप क्या कहेंगे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है बच्चों। तो यहां से अपने पास एक पॉइंट आ गया कि भाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है वो क्या बनेगी। अब आप ये देखो कि जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है इसकी यूनिट क्या होंगी। आपको ना साथ की साथ यूनिट भी ध्यान रखनी है। तो देखो यहाँ यूनिट क्या बन सकती है। अगर मुझे रो की यूनिट फाइंड करनी है तो रो की यूनिट फाइंड करने के लिए मैं इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो आर इंटू ए बाय एल इज इक्वल टू रो। ये पढ़ के ऐसे लिख लेना कि इसको रोहो कहते हैं, ठीक है। अब आर ओम, आर की यूनिट ओम, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ जो है वो सेंटीमीटर,
मीटर भी ले सकते हो, मीटर स्क्वायर भी ले सकते हो, और यहाँ पे मीटर भी आ सकता है, इज इक्वल टू रो। तो एक पावर से ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगी या पावर कैंसिल हो जाएगी, तो रो की यूनिट क्या बनेगी, ओम सेंटीमीटर या ओम मीटर। तो जो हमारे पास स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, इसकी जो यूनिट है वो क्या आ रही होगी, ओम सेंटीमीटर या ओम मीटर। ठीक है भाई। तो अब इसके बाद इसको, इसी फॉर्मूले को कंडक्टेंस की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं हम। अब देखो कि अगर हमें, अब देखो जैसे कंडक्टेंस जो था वो हमने लिखा G किसके इक्वल है, 1/r के, ऐसे ही ये रेजिस्टेंस था तो ये कंडक्टेंस था, ऐसे ही 1/ρ ये क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो हम एक टर्म यूज करते हैं कापा, इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। और ये किसके इक्वल होगा, 1/ρ के। ये रो क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। जैसे वहां पे रेसिप्रोकल किया था, ऐसे ही यहां पे रेसिप्रोकल हो रहा है। अब देखो अगर फॉर्मूला ही लिखते हैं तो R इज इक्वल टू रो इंटू L/A, हम 1 कर देते हैं सबको, तो 1/R इज इक्वल टू 1/ρ इंटू A/L। हम ना रेसिप्रोकल कर देते हैं इसको, ठीक है। आपने रेसिप्रोकल कर लिया तो ये आ गया। अब देखो 1/R किसके इक्वल है, कंडक्टेंस के, ठीक है, इनटू ये L यहां के मल्टीप्लाई हो जाएगा बाय A, और ये किसके इक्वल आएगा, कापा के, ठीक है। तो अब इस केस के अंदर फिर वैसे ही अगर मैं लेंथ को 1 सेंटीमीटर ले लूं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लूं, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो उस टाइम पे G किसके इक्वल आएगा, कापा के। तो फिर इसकी डेफिनेशन भी यही बन सकती है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब मटेरियल। किसी भी मटेरियल के 1 सेंटीमीटर क्यूब की जो कंडक्टेंस होगी उसको आप क्या कहेंगे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो भाई ये पॉइंट है, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी भी कहते हैं, यहां पे लिख लो, और कंडक्टिविटी। ध्यान रखना है कि खाली कंडक्टिविटी लिखी हुई है तो खाली कंडक्टिविटी का मतलब स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होगा, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि भाई जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है इसकी यूनिट क्या बनेगी। अब देखो तो कापा जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, G इंटू L/A के। अब देखो G की यूनिट क्या थी, ओम इनवर्स या मो कह रहे थे, इनटू में लेंथ सेंटीमीटर, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या मोह सेंटीमीटर इनवर्स। ओम इनवर्स को मोह भी लिख सकते हैं, या साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, या साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये यूनिट्स बन रही होंगी किसकी, कापा की। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा देखो उसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है मोलर कंडक्टिविटी का। देखो आपको नेम ही सजेस्ट कर रहा होगा, मोलर का मतलब मोल, ठीक है। देखो मोलर कंडक्टिविटी का मतलब है कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस, कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन, कंडक्टेंस ऑफ वॉल्यूम, V ऑफ सॉल्यूशन, containing 1 mole
देखो, उस वॉल्यूम की कंडक्टेंस जिसमें 1 मोल डिसोल्व है इन बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स विच आर 1 सेंटीमीटर अपार्ट, जिनके जो बीच का डिस्टेंस है वो कितना है, 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब वॉल्यूम जो है उसको हमने सेंटीमीटर क्यूब में लिया हुआ है, V सेंटीमीटर क्यूब, in which electrodes which are 1 centimeter apart and area of cross section is so large that it contains वॉल्यूम V। अब देखो, मोलर कंडक्टेंस का मतलब क्या है। मोलर कंडक्टेंस उस वॉल्यूम की कंडक्टेंस है जिसके अंदर क्या डिसोल्व है, 1 मोल डिसोल्व है। हाँ, जो 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं उनके बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इतना होना चाहिए कि उसके अंदर क्या आ जाए, वॉल्यूम V। अब देखो, कंडक्टिविटी मेजर करनी है तो हमारे को इलेक्ट्रोड्स लगाने पड़ेंगे। तो मान लो कि ये 2 इलेक्ट्रोड हैं, मान लो कि कोई ये बीकर है, बीकर के अंदर ये 2 इलेक्ट्रोड हैं, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो इतना है कि वो क्या कंटेन कर रहा हो, वो वॉल्यूम कंटेन कर रहा हो जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, 1 मोल प्रेजेंट होगा। तो उस टाइम पे जो वॉल्यूम V की कंडक्टेंस है एट दैट टाइम, कंडक्टेंस ऑफ वॉल्यूम V is called as मोलर कंडक्टेंस। ठीक है भाई, तो ये बेसिक डेफिनेशन है मोलर कंडक्टिविटी की। अब देखो, इसके बाद इसका फॉर्मूला बनाना है हमने। तो अब मोलर कंडक्टिविटी की जो रिप्रेजेंटेशन है वो ऐसे होती है, सिंबल पाई m, एक ऐसे सिंबल बनेगा पाई और क्या होगा, पाई m। ये हमारे पास सिंबल आता है किसका, मोलर कंडक्टिविटी का। आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, आपने V को उल्टा बनाना है और नीचे सबस्क्रिप्ट होगा m। तो ये सिंबल है मोलर कंडक्टिविटी का। देखो, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं डेफिनेशन। देखो, डेफिनेशन के अंदर क्या है कि उस वॉल्यूम की कंडक्टिविटी जिसके अंदर क्या डिसोल्व है, 1 मोल डिसोल्व है, जब वो 2 इलेक्ट्रोड के बीच में है जिनके बीच का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इतना ज़्यादा है। देखो, बीकर जो है वो 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है, तो वो यहाँ पे बन नहीं सकती। तो आपको दिमाग में पिक्चराइज करना है कि मान लो कि ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर 1 इलेक्ट्रोड यहाँ पे है, इस साइड है, 1 इलेक्ट्रोड जो है वो इस साइड है। मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ का ये 1 सेंटीमीटर है। तो इन 2 इलेक्ट्रोड के बीच में ऐसे वॉल्यूम भरा हुआ होगा पूरा, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इतना ज़्यादा हो सकता है कि सारा का सारा वो वॉल्यूम इसमें आ जाए जिसमें 1 मोल डिसोल्व है। मान लेते हैं कि भाई 1 मोल जो है वो 100 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर है। ठीक है, 1 मोल इन 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो कंडक्टेंस ऑफ 100 सेंटीमीटर क्यूब जो है ये इक्वल होगी किसके, मोलर कंडक्टेंस के। दैट विल बी इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस। आपने ये चीज का ध्यान रखना है। हाँ, ये 2 इलेक्ट्रोड के बीच का जो डिस्टेंस है ये 1 सेंटीमीटर होना चाहिए और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो कितना भी हो सकता है, बस वॉल्यूम उसके अंदर आ जाए। अब देखो, इसके बाद नेक्स्ट है कि इसका हमने फॉर्मूला बनाना है मोलर कंडक्टिविटी का, और इसकी रिलेशन निकालते हैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के साथ।
देखो पहले हम मान लेते हैं, लेट हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट अस एज्यूम 1 मोल इज प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन। ये हमने एज्यूम कर लिया कि 1 मोल जो है वो किस में प्रेजेंट है, 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन के अंदर। तो आपा ने ये पढ़ा था अभी कि कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन, इसको आपा क्या कहते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस की डेफिनेशन में हमने यही पढ़ा था, या कंडक्टिविटी की में, कि भाई 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस होती है उसको आप क्या कहते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अब देखो मोलर कंडक्टेंस का मतलब क्या है। मोलर कंडक्टेंस का मतलब है कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल। उस सॉल्यूशन की कंडक्टेंस जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, 1 मोल। अब 1 मोल कितने पर प्रेजेंट है, 1 सेंटीमीटर क्यूब में। तो देखो इस टाइम पे अगर 1 मोल 1 सेंटीमीटर क्यूब में प्रेजेंट है, तो हमने ये पढ़ा था मोलर कंडक्टेंस में 1 मोल इन V सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन। तो कंडक्टेंस ऑफ V सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस। वो V सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन जिसमें 1 मोल प्रेजेंट है उसको आप क्या कहते हैं, मोलर कंडक्टेंस। इस टाइम पे 1 मोल कितने में प्रेजेंट है, 1 सेंटीमीटर क्यूब में। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब की जो कंडक्टेंस होगी उसको आप क्या कहेंगे, मोलर कंडक्टेंस। और 1 सेंटीमीटर क्यूब की कंडक्टेंस जो है उसको आप क्या कहते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो इस एजम्पशन पे हम ये कह सकते हैं कि जो मोलर कंडक्टेंस है वो किसके इक्वल होगी, कापा के। ठीक है भाई, जो मोलर कंडक्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब इन 1 मोल इन 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है उसमें किसके इक्वल आ रही होगी, पाई एम जो है वो इक्वल आ रहा होगा किसके, कापा के। अब हम इसके बाद सेकंड अजम्पशन लेते हैं, लेट 1 मोल इज प्रेजेंट इन 5 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन। हमने ये मान लिया कि जो 1 मोल है वो कितने में प्रेजेंट है, 5 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में। तो 1 मोल इन V सेंटीमीटर क्यूब, तो इस टाइम पे अगर हम देखें तो पाई एम जो है वो किसके इक्वल आ रहा होगा। अब देखो 5 सेंटीमीटर क्यूब में क्या प्रेजेंट है, 1 मोल। मान लेते हैं कि ये कंटेनर है, इस कंटेनर में यहां तक जो वॉल्यूम है वो है 5 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 सेंटीमीटर के 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब, कितने वॉल्यूम बन सकते हैं, 5। भाई 1 सेंटीमीटर क्यूब के कितने वॉल्यूम बन रहे होंगे, 5 वॉल्यूम बन रहे होंगे। तो 1 मोल कितने में प्रेजेंट है, 5 सेंटीमीटर क्यूब में। 1 सेंटीमीटर क्यूब की कंडक्टेंस को आप क्या कहते हैं, कापा। तो अब इस टाइम पे अगर मुझे मोलर कंडक्टेंस और कापा में रिलेशन निकालना हो तो मैं ये कहूंगा कि पाई एम किसके इक्वल आ रहा होगा, कापा इंटू 5 के। भाई 1 मोल 5 सेंटीमीटर क्यूब में है, तो 5 सेंटीमीटर क्यूब के अपने 5 हिस्से कर लिए। 1 सेंटीमीटर क्यूब की कंडक्टेंस को कापा कहते हैं, तो क्या करेंगे, कापा इंटू 5। तो अब 1 मोल प्रेजेंट है। अब हम मान लेते हैं आगे, लेट 1 मोल इज प्रेजेंट इन V सेंटीमीटर क्यूब। तो अब पाई एम जो है वो किसके इक्वल आ रहा होगा, कापा इंटू में V के। भाई मान लो अगर 100 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, ठीक है, 1 मोल 100 सेंटीमीटर क्यूब में है, तो 100 सेंटीमीटर क्यूब के 1 सेंटीमीटर क्यूब के हिस्से बनाए तो कितने हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे।
1 सेंटीमीटर क्यूब की कंडक्टेंस को क्या कहते हैं, कापा, तो क्या कर देंगे, कापा इंटू में v। तो आप यहां तक आपको एक पॉइंट समझ में आ गया होगा कि पाई एम जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, कापा इंटू में v के। अब हम इसको स्टैंडर्डाइज करते हैं, तो लेट हम ये मान लेते हैं let x moles are present in 1 लीटर। हमने ये मान लिया कि x मोल जो हैं वो प्रेजेंट हैं कितने में, 1 लीटर में। तो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये किसके इक्वल होता है, मोलैरिटी के। ठीक है, अब यहां क्या दे रखा है, लेट x मोल्स आर प्रेजेंट इन 1 लीटर। इसका मतलब क्या है कि x मोल पर लीटर, ये हमारे को x मोलर सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो अब मैं अगर ये कहूं कि 1 मोल कितने में प्रेजेंट होगा, तो 1 मोल इज प्रेजेंट इन 1/x लीटर। ठीक है, तो अब आप सोच के देखो, मैं अगर इसको फिर से एग्जांपल लेके कहूं, मैं ये कह रहा हूं कि 2 मोल्स आर प्रेजेंट इन 1 लीटर, तो 1 मोल जो है प्रेजेंट होगा 1/2 लीटर। तो 1 मोल सॉल्यूशन, 1 मोल जितने वॉल्यूम के अंदर होता है उसकी जो कंडक्टेंस होती है उसको अपन क्या कहते हैं, मोलर कंडक्टेंस। तो अब x मोल प्रेजेंट थे 1 लीटर में, 1 मोल प्रेजेंट होगा कितने में, 1/x लीटर में। तो 1/x लीटर की जो कंडक्टेंस होगी इसको अपन क्या कहेंगे, मोलर कंडक्टेंस। आप वापिस से वही सोच के देख लेना भाई, 2 मोल 1 लीटर में है, तो 1 मोल कितने में आ जाएगा, 500 सेंटीमीटर क्यूब में। तो 500 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस होगी उसको आप क्या कहेंगे, मोलर कंडक्टेंस। यही बेसिक पॉइंट है यहाँ पे। अब देखो, अब ये क्या आ गया, 1/x लीटर क्या आ गया, ये वो वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम कंटेनिंग वॉल्यूम कंटेनिंग 1 मोल। तो अब पाई एम जो है वो किसके इक्वल था, कापा इंटू में v के। v क्या है, वॉल्यूम कंटेनिंग 1 मोल। तो कापा इंटू में वो वॉल्यूम कितना आ रहा है जिसमें 1 मोल है, 1/x लीटर। तो 1 लीटर बाय में x। ठीक है, अब अगर मैं लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करूं तो कापा इंटू में 1000 सेंटीमीटर क्यूब बाय में x। ठीक है, या अगर मैं इसको चेंज करता हूं तो देखो, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, कापा अपॉन x बाय 1000 सेंटीमीटर क्यूब। भाई ये ऊपर जाके ही मल्टीप्लाई आएगा। तो अब x बाय v, देखो ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स एक्टिंग पर लीटर, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसको आप लीटर बना सकते हैं। तो ये किसके इक्वल आ रहा होगा, 1 लीटर के। तो अब ये टर्म किसके बराबर आ रही है, मोलैरिटी के। तो क्या बनेगा, कापा अपॉन मोलैरिटी। ठीक है, तो जो मोलर कंडक्टेंस है इसका फाइनल फॉर्मूला क्या आ रहा है, मोलर कंडक्टेंस जो है वो इक्वल आएगी कापा अपॉन मोलैरिटी के। मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू कापा अपॉन मोलैरिटी, कापा अपॉन cm। cm का मतलब ये है यहाँ पे मोलर कंसंट्रेशन, मतलब आपको जो मोलैरिटी दी हुई होगी वो यहाँ पे रखनी है। तो मोलर कंडक्टेंस, कापा और मोलैरिटी के बीच में ये रिलेशन बनता है। अब देखो, इससे रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। अब बुक जब आप पढ़ोगे तो बुक के अंदर ना इसके 2-3 फॉर्मूले बनाए हुए हैं। ठीक है, आपको वो फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं है,
आपको और फॉर्मूला याद नहीं रखना, बस आपको यही फॉर्मूला याद रखना है और हम इसी से ही उनको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, बुक के अंदर क्या किया हुआ होगा कि वॉल्यूम जब सेंटीमीटर क्यूब में है तो फॉर्मूला अलग बनाया हुआ है, जब वॉल्यूम लीटर में है तो वॉल्यूम जब मीटर में है तो फॉर्मूला अलग बनाया हुआ है। हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, हम इसी से ही कन्वर्जन करेंगे। आप देखो इसी से कन्वर्जन कैसे होएगी। अब मान लेते हैं कि अपने पास एक एग्जाम्पल है, अ 0.05 मोलर, इसकी जगह पे कैपिटल एम भी लिखा मिल सकता है भाई, कैपिटल एम का मतलब भी मोलैरिटी होता है। अ 0.05 मोलर KOH सॉल्यूशन, KOH solution offers a resistance of 31.6 ohm, offers a resistance of 31.6 ohm in a conducting cell, of cell constant। देखो सेल कांस्टेंट जो है ये होता है L/A, तो वो उसने हमारे को बता रखा है कि ये 0.316 सेंटीमीटर इनवर्स है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टेंस? आपको क्या करना है, आपको मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू निकालनी है। अब देखो न्यूमेरिकल सोल्व कैसे करने हैं। अब इस केस के अंदर उसने हमारे को, आपने मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला अभी बनाया पाई एम। ठीक है, पाई एम किसके इक्वल है? कापा अपॉन CM। ये CM क्या है? मोलैरिटी। और ये तो गिवन है भाई अपने को 0.05 है। ठीक है, 0.05 मोल पर लीटर, इसका मतलब यही होता है। अब हमें क्या करना है, पहले कापा फाइंड करना है और कापा की वैल्यू को फाइंड करके यहां पे पुट करना है। तो अब देखो पहले हम इस न्यूमेरिकल के लिए क्या करते हैं, कापा की वैल्यू को सोल्व करते हैं। तो देखो कापा जो है वो किसके इक्वल आ रहा था? कंडक्टेंस इंटू L/A के। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला भी थोड़ी देर पहले काउंट किया था। तो देखो अब कंडक्टेंस किसके इक्वल होता है? 1 रेजिस्टेंस इंटू L/A के। अब 1 रेजिस्टेंस उसने कितनी बताई हुई है? वो कह रहा है कि एक 0.05 मोलर KOH सॉल्यूशन है जो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है कितनी? 31.6 ओम। तो यहां पे रेजिस्टेंस कितनी आ रही है? 31.6 ओम। और वो कह रहा है इन ए कंडक्टिंग सेल ऑफ सेल कांस्टेंट, उसने L/A की वैल्यू हमारे को बता रखी है 0.316 सेंटीमीटर इनवर्स। तो अब इसको अपन ने सोल्व करना है। तो 1/31.6 इंटू, अब मैं इसको अगर 31.6/100 लिखूं तो ये दोनों चीजें सेम है। अब नीचे यूनिट क्या बच रही है? ओम, और ऊपर क्या है? सेंटीमीटर इनवर्स। इससे ये कैंसल, तो क्या आ गया? 1/100 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये हमारे पास यहां से क्या आ गई? कापा की वैल्यू। अब इसके बाद ये वैल्यू को हमने इस फॉर्मूले में पुट करना है। तो देखो कापा जो है वो कितना आ रहा है? 1/100। तो 1/100 यूनिट रखो साथ में, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। मोलैरिटी कितनी बता रखी है? 0.05 मोल अपॉन, अब देखो यहां पे नीचे यूनिट क्या है? लीटर। अब यहां पे तो लीटर है, यहां पे क्या है? सेंटीमीटर क्यूब। क्या दोनों चीजें सेम है? बिल्कुल नहीं। तो आपको क्या करना है? आपको याद रखना है ये इन मोलैरिटी वॉल्यूम यूनिट, वॉल्यूम must have same unit of
वॉल्यूम मस्ट हैव सेम यूनिट एज इन कापा ऑफ लेंथ। जो वॉल्यूम की यूनिट है वो सेम होनी चाहिए, कौन सी, जोन सी कापा के अंदर लेंथ की यूनिट होगी। ये चीज का आपने ध्यान रख के न्यूमेरिकल्स को सोल्व करना है, ठीक है। अब देखो आपने ये पढ़ा हुआ है कि 1 लीटर किसके बराबर होता है, 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब के। तो ये वैल्यू यहां पे रख दो। अगर कन्वर्जन नहीं करोगे तो क्वेश्चन पक्का गलत होगा, तो आपको ध्यान रखना है कि आप कन्वर्जन करें, अदरवाइज आप फिर दूसरे फॉर्मूले जो हैं जो डायरेक्टली बने हुए हैं वो नोट डाउन करके आप उससे क्वेश्चन कर सकते हैं। इंटू 0.05 मोल अपॉन 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब, ये यहाँ जाके माइनस यहाँ जाके प्लस, तो क्या आ जाएगा 10⁻³ इंटू 0.05। इसको आप कैसे लिख सकते हैं 5/100। अब ये यहां जाके माइनस हुआ था, यहां जाके क्या हो गया प्लस, तो यूनिट क्या बच रही होगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर क्यूब प्लस का माइनस का 1, तो कितना बचेगा सेंटीमीटर⁻², साथ में क्या आएगा मोल -1। तो 100 से 100 कैंसल। इसके बाद अब क्या बच रहा है 1/5 इंटू 10⁻²। आप क्या कर सकते हो, सॉरी 10⁻3, एक पावर को आगे ले आते हैं हम, तो 10 इंटू 10⁻²/5 विच इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻², ओम इनवर्स या साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। जो गिवन क्वेश्चन था उसका ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 इंटू 10⁻² साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये यूनिट बनेगी मोलर कंडक्टिविटी की, ये आपने ध्यान रखनी है। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर यहाँ पे जो लेंथ है मोल पर लीटर, अगर ये फॉर्मूले, ये यूनिट और ये यूनिट सेम नहीं होगी तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपको ये यूनिट सेम करके ही न्यूमेरिकल को आगे कंटिन्यू करना है, ठीक है बच्चों। अब देखो इसके बाद हम इसमें एक न्यूमेरिकल और ट्राई करते हैं। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट अपने पास, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस of a 0.05 molar NaOH solution, 0.05 molar NaOH solution is 5.55 into 10⁻³ ohm. The electrical resistance of a 0.05 molar solution NaOH is 5.55 into 10⁻³ ohm. This solution is placed in a container of diameter 1 centimeter and length 50 centimeter square. Calculate its resistivity, conductivity, and molar conductivity. आपको रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करनी है, कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है और मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है। अब देखो सबसे पहले तो अगर आपको रेजिस्टिविटी फाइंड करनी है तो रेजिस्टिविटी के लिए आपने फॉर्मूला लिखा था R इज इक्वल टू रो इंटू L/A। अब भाई हमें रेजिस्टेंस गिवन है, सही है, लेंथ गिवन है, सही है, हमें एरिया नहीं दिया हुआ,
ठीक है, उसने हमारे को क्या बताया हुआ है, इज प्लेस्ड इन ए कंटेनर ऑफ डायामीटर 1 सेंटीमीटर। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा कि इस डायामीटर को यूज करके हमें क्या निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। मान लेते हैं कि सर्कल है, एरिया तो 2 डायमेंशनल होगा, तो 2 डायमेंशनल में हमने मान लिया कि सर्कल है, ठीक है, क्योंकि कंटेनर कुछ ऐसे होगा और ऊपर वाली जो सरफेस है वो कंटेनर ऐसे, अगर आपने कभी देखा हो तो ऐसे गोल होता है, ठीक है। तो बीकर अगर देखो तो वो ऐसे गोल है, तो वो ऊपर वाला जो एरिया है वो सर्कल बन रहा होगा। तो सर्कल का जो एरिया है वो किसके इक्वल आता है, पाई आर स्क्वायर के। पाई की वैल्यू 22/7। अब रेडियस चाहिए। अब देखो ये उसने सर्कल बता रखा है हमारे को, उसने डायमीटर कह रखा है 1 सेंटीमीटर, तो रेडियस जो है वो कितनी आएगी, 1/2 सेंटीमीटर। डायमीटर का हाफ होता है रेडियस, तो हम यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। तो अब इस केस के अंदर क्या आ जाएगा, 22/7 इंटू आर की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 22/7 इंटू 1/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट्स आपको हमेशा देखो, ये जो पूरी यूनिट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि यूनिट्स हमेशा मैच करते हुए चलना है, नहीं तो क्वेश्चन गलत होते जाएंगे। अब यहां से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आ गया आपके पास, आप ये वैल्यू पुट कर सकते हो। रेजिस्टेंस उसने बता रखी है 5.55 इंटू 10⁻3। एरिया ऊपर आके मल्टीप्लाई होएगा, तो अभी मैं उसको ऐसे ही रख लेता हूं, पाई 1/4 है ना, तो यहां पे क्या आ जाएगा, 1/4 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन लेंथ नीचे आएगी। लेंथ कितनी बता रखी है उसने, 50 सेंटीमीटर। लेंथ 50 सेंटीमीटर, भाई लेंथ में स्क्वायर नहीं आएगा, 50 सेंटीमीटर इज इक्वल टू रो। तो अगर आप इसको सोल्व करते हो तो आफ्टर सोल्व करने के बाद आपको यहां से रो की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, और जो रो की वैल्यू हमारे पास यहां से सोल्व करके आती है वो है 87.13 ओम सेंटीमीटर। आप कैलकुलेशंस खुद से करके देख सकते हो। तो आफ्टर सोल्विंग जो हमारे पास रो की वैल्यू है वो 87.13 ओम सेंटीमीटर आ रहा होगा। अब इसके बाद फिर हमने निकालनी है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस कापा जो है वो किसके इक्वल है, 1/रो के, तो 1/87.13 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, कापा की वैल्यू। अब हमने फाइंड करनी है मोलर कंडक्टिविटी, तो मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कापा अपॉन मोलैरिटी। अब कापा की जो वैल्यू है उसमें देखो वो क्या आ रहा है, 1/87.13, ठीक है। यूनिट क्या बन रही है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स इनटू, अब मोलैरिटी देखो कितनी है, 0.05, तो 0.05 मोल पर लीटर। अब हमें क्या करना है, इस लीटर की और इस सेंटीमीटर की ये यूनिट जो है वो सेम करनी है। तो मैं लीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो ये इक्वल हो जाएगा 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब के, ये यहां जाके माइनस यहां जाके प्लस, तो 10⁻³ ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो ये बचेगी यूनिट अपॉन क्या आएगा, 87.13 इंटू 0.05। तो यहां से आपको सोल्व करने के बाद क्या मिल जाएगी, मोलैरिटी। देखो अगर फॉर्मूले अलग अलग बनाए तो 5-6 बन सकते हैं भाई, जब कापा मीटर में दिया हुआ हो और मोलैरिटी आपको यहाँ पे ऐसे दिया हुआ हो कि मोल पर मीटर क्यूब, तो वो आप वर्थ नहीं है कि आप इतने फॉर्मूले याद करो। आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो यूनिट है उसमें लेंथ की यूनिट जो है ये लीटर वाली, ये सेम करके रखनी है बस, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो देखो,